નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા આલકંટી. પ્રોપર્ટી ગુરુના આજના એપિસોડની અંદર આજે આપણે જે ખાસ વાત કરવાના છે, મેજિક બ્રિક્સના પ્રોપ ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટની આપણે ખાસ વાત કરવાના છે. આ રિપોર્ટની અંદર જે છે એપ્રિલથી જૂન 2025 દરમિયાન આ ક્વાર્ટર કેવું રહ્યું રિયલ એસ્ટેટ માટે, કઈ રીતના ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના ફેક્ટર બની રહ્યા છે, કઈ રીતના અહીંયા આગળથી ગ્રોથ જોવા મળ્યો છે, આ તમામ અંગેની આપણે ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે પ્રસૂન કુમાર, જેઓ सीएमओ છે मैजिक ब्रिक्स ना. प्रसून जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और आपके इस प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट में आपने बारीकियों से इस क्वार्टर को समझाया है, तो उसके बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करना चाहेंगे. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि पैन इंडिया के लिहाज से अगर हम देखें ये क्वार्टर कैसा रहा है, खास करके रेसिडेंशियल की अगर हम बात कर ले तो किस तरीके की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में आपने पाई है? पैन इंडिया पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो मैजिक ब्रिक्स के प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से रियल एस्टेट में एक स्टेबल ट्रेंड दिख रहा है और सिक्वेंशियल बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो डिमांड सप्लाई है वो स्टेबल रही है. थोड़ा सा डिमांड में अपटिक रहा है अबाउट 4.5% का, और सप्लाई 1.5% के आसपास में फ्लैट रही है. और साथ ही साथ कैपिटल वैल्यू अप्रिसिएशन, प्राइस का जो अप्रिसिएशन है वो भी 3.5% नोट किया गया है. तो ये क्वार्टरली बेसिस पर डेटा है, लेकिन अगर हम ईयरली बेसिस पर देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट जंप हमें दिखाई देता है ओवरऑल डिमांड्स में कुछ सिटीज में. एट अ पैन इंडिया लेवल दो वो निगेट हो जाता है और थोड़ा फ्लैट दिखता है, मगर ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो मेजर मार्केट्स जो हैं रियल एस्टेट के, वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है. ઓકે, તો અમુક સિટીઓની અંદર અહીંયા આગળથી ખાસ પોઝિટિવ ટ્રેન્ડ આપણને જોવા મળ્યો છે. અને ક્વાર્ટરની પણ જો આપણે વાત કરીએ તો એક સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ ચોક્કસપણે અહીંયા આગળથી જોવા મળ્યો છે. प्रसून जी, जो आप इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पे दिखता हुआ हमने पाया है, क्या रीज़न रहे हैं इस सस्टेनेबल ग्रोथ के? इसके कई रीजन हैं. सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेकर के. और हमने एक स्ट्रांग होम बायर कॉन्फिडेंस नोट किया है सारे मार्केट्स में ऑलमोस्ट, जहां पर सप्लाई भी आ रही है, प्राइसिंग भी बहुत अग्रेसिव है और डिमांड भी काफी स्ट्रांग रह रहा है. तो कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, ये सबसे पहला रीजन है. दूसरा रीजन है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पुश है ऑफ एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, और जितने भी मेट्रोज की एक्सपेंशन हो रही है सारे सिटीज में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रियल एस्टेट के डिमांड को सस्टेन कर रहा है और नए नए एरियाज में डिमांड भी पैदा कर रहा है. ओवरऑल एक इकोनॉमिक पॉजिटिविटी हमें दिख रही है, लोगों की एक इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म दिख रही है, जो कि रिफ्लेक्ट होती है डिमांड ट्रेंड्स में भी. और जो गवर्नमेंट के लेवल पे इंटरवेंशंस किए गए हैं इस ड्यूरेशन में, वो इंटरवेंशंस भी अपना रिजल्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं. सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है वो अभी बरकरार है. ઓકે, તો રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરની અંદર સ્ટેબિલિટી આપણને અહીંયા આગળથી યથાવત રહેતી જોવા મળી છે અને આ ક્વાર્ટરમાં એક સસ્ટેનેબલ ग्रोथ આપણે જોઈ રહ્યા છે. प्रसून जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि कुछ शहरों में अच्छी अपटिक हमें देखने को मिली है ग्रोथ के लिहाज से. अगर हम बात कर ले तो अगर हम डिमांड सप्लाई को शहरों के हिसाब से समझना चाहे, क्या नंबर्स आपने पाए हैं आपके इस रिपोर्ट में और किस तरीके की डिमांड सप्लाई रही है? तो अगर आप डिमांड के ट्रेंड को देखेंगे तो कुछ शहर हैं जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, ये सब मार्केट्स में डिमांड में बहुत ग्रोथ दिख रही है. लेकिन साथ ही साथ कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पर डिमांड डिक्लाइन हुई है सिक्वेंशियल बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जैसे दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता है या चेन्नई है. और हैदराबाद ऐसा मार्केट है जहां पे एक स्टेबिलिटी है. तो ये डिमांड का ट्रेंड है ओवरऑल. और अगर आप दूसरी तरफ सप्लाई को देखेंगे तो सप्लाई जो है ओवरऑल सिटी वाइज मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है मुंबई का और पुणे है, वहां पर हमें एक थोड़ा सा ड्रॉप दिखाई दे रहा है. हालांकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में थाने में काफी अच्छा रोबस्ट ग्रोथ आ रहा है सप्लाई का, और दिल्ली एनसीआर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफी सप्लाई आ रही है. तो
कुछ लोकेलिटीज में, कुछ माइक्रो मार्केट्स में सप्लाई आ रही है, कुछ माइक्रो मार्केट में सप्लाई स्टेबल है या अभी उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो सप्लाई और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये सब सिटीज में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, जबकि दिल्ली एनसीआर एक ऐसा सिटी है जहां पे थोड़ा सा हमें नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। ઓકે, તો મુંબઈ, અમદાવાદ, આ બધા હૈદરાબાદ, આ બધા શહેરો એવા રહ્યા છે કે જ્યાં ડિમાન્ડ સપ્લાયની સ્થિતિ આપણને યોગ્ય રહેતી જોવા મળી છે અને સારી રીતે જેનો ગ્રોથ આપણને જોવા મળતો દેખાયો છે। अब अगर प्रसून जी बात कर ले हम अनसोल्ड इन्वेंट्री की स्थिति कैसी है, जिस तरीके से नए लॉन्च हो रहे हैं, अब क्या अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ रही है या वो कितने समय तक की अनसोल्ड इन्वेंट्री हम डेवलपर्स के पास है, क्या स्थिति है? जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है, अभी हमें एक जो रियल एस्टेट मार्केट है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट है, उसमें थोड़ा सप्लाई करेक्शन होता हुआ दिख रहा है। कोविड के बाद से एक सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी थी, जो कि थोड़ा हायर स्पेशियस सेगमेंट था, प्रीमियम सेगमेंट था या लग्जरी सेगमेंट था, तो उधर सप्लाई बहुत ज्यादा आई थी और वो अब थोड़ी सी वहां पे करेक्शन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जो अनसोल्ड इन्वेंट्री ओवरऑल अवेलेबल स्टॉक जो है वो सिर्फ 1.4% बढ़ा है सिक्वेंशियल बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि स्टेबिलिटी दिखाता है डिमांड और सप्लाई की। और इससे ये भी लगता है कि जो न्यू लॉन्चेस हैं वो थोड़े अभी सबड्यूड हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लॉन्चेस हैं उसकी इन्वेंट्री को क्लियर करने के पीछे डेवलपर्स अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और लेकिन हालांकि ये क्वार्टरली लेवल पे ये थोड़ा सा कम राइज है, मगर अगर ईयरली लेवल पे देखेंगे तो एक सब्सटैंशियल 13.5% का ग्रोथ सप्लाई में भी दिखता है। तो ओवरऑल बेसिस पे जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो अभी ठीक पेस पे लिक्विडेट हो रही है और जो अवेलेबल स्टॉक है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से डिमांड भी है मार्केट। ओके, तो प्रसून जी, इसमें मेरा एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप बता रहे थे कि कोविड के बाद से हमने देखा है बड़े घर या जिसको हम लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी कहें, उसकी डिमांड बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो उसी में सप्लाई बढ़ रही है, अफोर्डेबल की सप्लाई है या नहीं? अफोर्डेबल का ग्रोथ में हम वो भी लग्जरी के साथ साथ चल रहा है या पिछड़ रहा है? पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल सेगमेंट में इतनी ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिली है और बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं आई है। हालांकि डिमांड बहुत ज्यादा है अफोर्डेबल सेगमेंट की। जो सप्लाई की जो कंसंट्रेशन है वो पिछले 2-3 सालों में ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ही रही है। तो कुछ सिटीज में, कुछ शहरों में, कुछ माइक्रो मार्केट्स में हमें एक थोड़ी सी अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस जैसी दिख रही है, जहां पे डिमांड तो है लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं अफोर्डेबल होम्स की। तो ये एक फिनोमेना है। ઓકે, તો આ એક ચિંતા જે છે આપણે જેટલા પણ જે રીતે રિપોર્ટ્સ આવતા અહીંયા આગળથી જોઈ રહ્યા છે, દરેકનું આ માનવું છે કે એક અફોર્ડેબલની સપ્લાય ઘટી રહી છે, પણ ડિમાન્ડ છે છતાં સપ્લાય ઘટી રહી છે, તો આ એક ચિંતાનો વિષય ચોક્કસથી બની રહ્યો છે। पर प्रसून जी, हम आगे बढ़ते हैं और अगर बात कर ले टिकट साइज वाइज भी आपके रिपोर्ट में एनालिसिस है, ये किस तरीके से पाया है आपने? अगर आप टिकट साइज के हिसाब से देखेंगे तो उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो प्राइसिंग का, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर एक यूनिट एरिया के हिसाब से होता है। तो यूनिट एरिया के बेसिस पे जो अप टू 2000 स्क्वायर फीट के जो घर हैं उनकी डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है। और इसमें एक एमएमआर रीजन जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और पुणे है, ये दो सिटीज ऐसे हैं जहां पे हम 500 to 750 स्क्वायर फीट की भी बहुत सारी डिमांड देखते हैं। वहां पे 1 BHK की बहुत डिमांड है। और ऑन द अदर हैंड गुरुग्राम, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, नोएडा ऐसे सिटीज हैं जहां पे 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़े घरों की भी बहुत डिमांड है। और अगर आप प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे तो अंडर 75 lakhs
के होम्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, 75 लाख से कम प्राइस के होम घरों की बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसमें कोलकाता, अहमदाबाद, नवी मुंबई, पुणे जैसे शहरों में ज्यादातर लोग 75 लाख से नीचे के घरों को ही ढूंढ रहे हैं या उधर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ सेगमेंट, जिसको हम मिड सेगमेंट बोलते हैं, वहां पर हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा जैसे शहर हैं जहां पे 2000 स्क्वायर फीट से अबव घरों की डिमांड है, वहां पर इस प्राइस पॉइंट में भी अच्छी खासी डिमांड है। जो प्रीमियम सेगमेंट हो, या जो लग्जरी सेगमेंट की हम बात कर रहे थे, जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के घर हैं और 3 करोड़ के बियॉन्ड के घर हैं, उनकी डिमांड गुरुग्राम, मुंबई और पार्ट ऑफ बेंगलुरु जैसे शहरों में काफी है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो अंडर 75 लाख पे ही सबसे ज्यादा कंज्यूमर की डिमांड है। ઓકે, તો 75 લાખ કરતાં ઓછી કિંમતના ઘરોની વધારે ડિમાન્ડ અહીં આગળથી આપણે મોટાભાગના શહેરોની અંદર જોઈ રહ્યા છે. અને સ્ક્વેર ફૂટ વાઇઝ જો આપણે વાત કરીએ તો 2000 સ્ક્વેર ફૂટના ઘરોની ડિમાન્ડ બાકીના શહેરોમાં વધારે છે. મુંબઈની વાત કરીએ તો 500-600 સ્ક્વેર ફૂટના ઘરોની ડિમાન્ડ વધારે છે. તો આપણે ઓવરઓલ આ ઇન્ડિયાના પ્રોસ્પેક્ટિવથી આ ક્વાર્ટરને સમજવાની કોશિશ કરી છે. અને હાલ આપણે લઈશું એક નાનકડો બ્રેક, અને બ્રેક બાદ શહેરોમાં સ્પેસિફિક કઈ રીતનું આ ક્વાર્ટર રહ્યું છે એની વાત કરીશું. ખાસ કરીને અમદાવાદ અને મુંબઈ ઉપર ફોકસ કરીશું. તો આપ જોડાયેલા રહો પ્રોપર્ટી ગુરુ સાથે. બ્રેક બાદ પ્રોપર્ટી ગુરુમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ઝરણા, અને આજે આપણે મેજિક બ્રિક્સના પ્રોપ इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहा है. अपने साथ प्रसून कुमार जोड़ाया है. तो प्रसून जी, हम जैसे बात कर रहे थे कि अब हम शहरों की तरफ आगे बढ़ते हैं. पूरे इंडिया का प्रोस्पेक्टिव हमने डिमांड डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री सब कुछ समझ लिया. और अब अगर हम थोड़ा पर्टिकुलर सिटी की बात करें, अहमदाबाद के लिए ये क्वार्टर कैसा रहा है? अहमदाबाद अभी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट मार्केट है और बहुत स्टडी परफॉर्मेंस दे रहा है. अगर आप अहमदाबाद की डेटा को देखेंगे तो अहमदाबाद में अराउंड 8% क्वार्टरली डिमांड में इंक्रीज हुआ है और सप्लाई भी अराउंड 2.5% बढ़ी है. साथ ही साथ प्रॉपर्टी की प्राइसेस में भी 3.1% की इंक्रीज हुई है. तो अहमदाबाद के सारे पैरामीटर्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं. अहमदाबाद में जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस है, जो कंज्यूमर्स की चॉइस है, उसके हिसाब से 3 BHK के लिए अबाउट 40% कंज्यूमर्स की डिमांड है और 2 BHK के लिए अबाउट 38% कंज्यूमर्स की डिमांड है. तो 2 और 3 BHK सबसे ज्यादा यूनिट्स प्रेफर किए जा रहे हैं अहमदाबाद में. और अगर आप सप्लाई और डिमांड के बीच की अलाइनमेंट को देखेंगे तो सप्लाई जो आ रही है वो भी काफी 3 BHK और 2 BHK में आ रही है. तो जिसकी डिमांड है उसी एरिया में सप्लाई भी आ रही है. 3 BHK की सप्लाई अबाउट 51% है. तो इससे एक मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में परफेक्ट मैच हो रहा है वहां पर. और अहमदाबाद में टिपिकली 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा स्पेस के घरों को पसंद किया जाता है. 2000 to 3000 स्क्वायर फीट स्वीट स्पॉट है अहमदाबाद के लिए. कंज्यूमर्स वहां पर स्पेशियस लिविंग प्रेफर करते हैं. और अल्ट्रा लार्ज यूनिट्स जो होती हैं, जो 3000 स्क्वायर फीट से ऊपर की होती हैं, उसकी एक नीश डिमांड है. लेकिन अहमदाबाद में नीश डिमांड भी बहुत स्ट्रांग रहती है और हमेशा बिल्कुल स्टीडी रहती है. प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा मैंने बताया, 75 लाख के बिलो जो घर हैं, जो रेजिडेंशियल सप्लाई है, उसकी सबसे ज्यादा डिमांड है अहमदाबाद में. सो जो कंज्यूमर है अहमदाबाद का, वो 2000 से 3000 स्क्वायर फीट का घर चाहता है. उसमें उसको 2 to 3 BHK चाहिए, बेडरूम्स चाहिए, और उसकी प्राइसिंग स्वीट स्पॉट जो है वो 75 लाख या उससे बिलो की है. ये ओवरऑल अहमदाबाद का एक रियल एस्टेट का पिक्चर है. और उसमें हमें लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, स्पेशली जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसके आने से अहमदाबाद के मार्केट में एक बहुत ज्यादा उछाल आने की उम्मीद है. और साथ ही साथ अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो जो अभी एक्सपैंड हो रहा है और एयरपोर्ट और गिफ्ट सिटी तक को कनेक्ट करने की बात हो रही है. तो इन सब चीजों से अहमदाबाद मार्केट में हमारा एस्टिमेट ये है कि काफी उछाल आएगा आने वाले क्वार्टर्स में.
ઓકે, તો અમદાવાદના રિયલ એસ્ટેટની આપણે વાત કરી કે જ્યાં મોટા ઘરોની ડિમાન્ડ છે 3 BHK 2 BHK 2000 સ્ક્વેર ફીટ સુધી અને 75 લાખથી નીચેના ઘરોની ડિમાન્ડ વધારે છે અને 3000 સ્ક્વેર ફૂટથી મોટા ઘરોની ડિમાન્ડ પણ ખાસી એવી અહીં આગળથી જોવા મળતી दिखाई रही है। प्रसून जी, और एक मेरा सवाल था आपसे कि ये प्राइस राइज मतलब घर कितने महंगे हो रहे हैं, और दूसरा मेरा सवाल ये था कि माइक्रो मार्केट्स की, अगर हम अहमदाबाद के माइक्रो मार्केट्स की बात करें तो क्या सारे माइक्रो मार्केट में स्थिति एक जैसी है या किस तरीके का फाइंडिंग्स रहे हैं माइक्रो मार्केट के हिसाब से? प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने बताया, अहमदाबाद में 3% से ज्यादा का उछाल आया है पिछले क्वार्टर में ही प्राइस में। तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अहमदाबाद मार्केट जो है वो काफी सॉलिड रिटर्न्स दे रहा है। तो प्राइस हार्डनिंग जो है वो अभी उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिसकी डिमांड है उसी एरिया में सप्लाई भी आ रही है। तो अभी अहमदाबाद में वो एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है। और जहां तक माइक्रो मार्केट्स की बात है जो आपने पूछा, तो अहमदाबाद में एसजी हाईवे में हमें सबसे ज्यादा डिमांड और आता हुआ दिख रहा है। एसजी हाईवे की कनेक्टिविटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट कर रही है, और वहां पर सप्लाई भी आ रही है। तो एसजी हाईवे इज द स्टार माइक्रो मार्केट ऑफ अहमदाबाद राइट। ઓકે, તો એસજી હાઈવે પર સૌથી વધારે ડિમાન્ડ અહીં આગળથી દેખાઈ રહી છે અને 3% જેટલું એપ્રિશિએશન प्रॉपर्टी वैल्यूज़ में अहमदाबाद में આપણે જોઈ શકીએ છીએ। प्रसून जी, अब अगर हम मुंबई की बात कर ले, मुंबई और एमएमआर, यहाँ का जो ये रेजिडेंशियल का मार्केट कैसा रहा है इस क्वार्टर में, और यहाँ के क्या फाइंडिंग्स रहे हैं? मुंबई मार्केट भी काफी स्ट्रांग है अभी। एमएमआर और एमएमआर में हमें डिमांड में अबाउट 7.1% का क्वार्टरली इंक्रीज दिख रहा है, जो कि काफी रोबस्ट है और काफी हेल्दी है। सप्लाई हालांकि फ्लैटन आउट हो रही है और सिर्फ 0.7% का इंक्रीज आ रहा है। और रेट लेकिन साथ ही साथ मॉडरेटेड है, सिर्फ 1.2% का इंक्रीज है। तो डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई और रेट मॉडरेटेड है, जो कि मुंबई मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहे हैं। वाईओवाई बेसिस पे, अगर ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफी डिसेंट इंक्रीज हो रहा है डिमांड में। और मुंबई में टिपिकली स्मॉलर यूनिट्स को प्रेफर किया जाता है पूरे एमएमआर रीजन में। तो 1 BHK यूनिट्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। हमारे डेटा के हिसाब से क्लोज टू अबाउट 35% ऑफ टोटल डिमांड जो है वो 1 BHK यूनिट के लिए है। और 500 टू 750 स्क्वायर फीट के स्पेस में ही सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाती है। स्मॉलर यूनिट्स इज व्हाट इज प्रेफर्ड इन एमएमआर बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग कंसिडरेशंस। और प्राइस की अगर जहां तक बात करें अगर हम साथ ही साथ, तो जो प्रीमियम होम्स हैं, जो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के होम हैं, वहां पे हमें एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट दिखता है। अबाउट 33% ऑफ डिमांड इज इन दिस प्राइस ब्रैकेट इन मुंबई। और लग्जरी हाउसिंग जो है, जो 3 करोड़ से अबव की हाउसिंग है, वहां पर अबाउट 18% ऑफ द टोटल डिमांड इज देयर। और अगर आप टिपिकली मुंबई में देखेंगे कि जो डिमांड और की जो इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे हमें 3-4 रीजन दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीजन तो दिखता है कि ये जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है, समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे ओपन हो गया है नागपुर से मुंबई के बीच में, जो कि ट्रैवल टाइम को बहुत रिड्यूस कर रहा है। सिमिलरली एमएमआरडीए ने अनाउंस किया है मेट्रो डिपो का कंस्ट्रक्शन, इंटीग्रेटेड मेट्रो डिपो का कंस्ट्रक्शन थाने में। तो जिसकी वजह से मल्टीपल मेट्रो लाइंस जो हैं वो कैटर होंगी और कनेक्टिविटी बेटर होगी। तो इन सब चीजों की वजह से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड जो एक बूम है वो सस्टेन हो रहा है, और उसकी वजह से डिमांड में एक हेल्दी अपटिक हमें दिख रहा है। तो मुंबई मार्केट ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ઓકે, મુંબઈ માર્કેટનું પરફોર્મન્સ આપણને સારું જોવા મળી રહ્યું છે। અહીં આગળ 2 થી 3 કરોડના ઘરોની ડિમાન્ડ વધુ છે, નાના ઘરોની ડિમાન્ડ અહીં આગળથી વધુ છે, એટલે 500 થી 650 સ્ક્વેર ફીટના ઘરોની માંગ અહીં આગળથી વધુ દેખાઈ રહી છે। આપણે મુંબઈના માર્કેટની પણ વાત કરી। प्रसून जी, अब अगर थोड़ा सा ओवरऑल इंडिया के हिसाब से रेंटल मार्केट पे आप कुछ हमें बता सके कि क्या स्थिति रेंटल मार्केट की रही है, यहाँ कौन से घरों की, कैसे घरों की डिमांड है और कितने जल्दी रेंट पे घर जा रहे हैं?
प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट जो है उसमें रेंटल मार्केट कवर नहीं होता है, वो टिपिकली बाय सेल रिपोर्ट होती है, मगर हम एक रेंट इंडेक्स भी पब्लिश करते हैं और मैजिक ब्रिक्स रेंट इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से जो रेंटल मार्केट है वो भी काफी ब्यूएंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और हर मार्केट की अलग अलग रीजंस हैं। जैसे एमएमआर रीजन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, वहां पर बिकॉज रीडेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, तो रीडेवलपमेंट जिस जिस एरियाज में हो रहा है वहां पर रेंटल डिमांड काफी बढ़ रहा है। ओवरऑल हमने एक ये चीज नोटिस किया है कि रेंटल यील्ड जो है वो पिछले कई सालों में अभी सबसे ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है, और अहमदाबाद इज द सिटी विच इज बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड। अहमदाबाद में करीब 4 से 5% का रेंटल यील्ड हमें दिख रहा है। तो रेंटल मार्केट भी काफी रोबस्ट है इस समय में, अलोंग साइड बाय सेल मार्केट। और रेंटल मार्केट में प्राइस जो है वो ओवर लास्ट कपल ऑफ इयर्स थोड़े से बढ़े हैं, हार्डन हुए हैं। मार्केट्स लाइक चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम, इन सब मार्केट्स में हमने प्राइस को बढ़ते हुए देखा है, लेकिन डिमांड जो है वो उसको मैच कर रही है, और इसलिए रेंटल मार्केट में जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से काफी रोबस्ट डिमांड भी है, तो रेंटल मार्केट भी ओवरऑल काफी हेल्दी स्टेज में है। ઓકે, તો રેન્ટલ માર્કેટ પણ ખાસા હેલ્ધી સ્ટેજની અંદર છે, ડિમાન્ડ સપ્લાય બંને સારા બનેલા છે અને રેન્ટમાં પણ આપણે વધારો થતા જોઈ રહ્યા છે। અમદાવાદના રેન્ટલ यील्ड સૌથી સારા यहाँ આગળથી જોવા મળી રહ્યા છે। अब अगर प्रसून जी हम बात कर ले आने वाले 2 क्वार्टर, मतलब ये 2025 का साल कैसा रह सकता है, क्या फैक्टर्स रहेंगे जिसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे, हाउसिंग सेक्टर पे बनता हुआ दिखेगा? रेट कट इस साल में हमने आता हुआ देखा है, इसका इम्पैक्ट शुरू हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो कब से शुरू हो सकता है? कि रेपो रेट में जो कट हुआ था वो मल्टीपल स्टेजेस में 4 बार कट किया गया है, और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली सेक्टर पर आएगा। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट डिमांड पर आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उससे जनरली होम लोन्स चीपर होते हैं, और बैंक्स ने ऑलरेडी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो बेनिफिट्स हैं वो पास ऑन कर दिए हैं कंज्यूमर्स को। तो आने वाले समय में हमें इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर दिखेगा, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इससे एक सेंटिमेंट में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो उसका असर हमें तुरंत देखने को मिलता है, और मुझे लगता है वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट काफी अच्छे लेवल पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है। और आने वाले दिनों में कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहला रीजन तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की इंप्रूव हो रही है और कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, जिस लेवल पे एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, पोर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ विल जनरेट न्यू डिमांड, और उससे डिमांड बढ़ेगी और नए मार्केट्स आएंगे, नए माइक्रो मार्केट्स आएंगे। दूसरा एक जो पॉजिटिव कंज्यूमर का सेंटिमेंट है अभी इकोनॉमी को लेकर के, ओवरऑल कंडीशंस को लेकर के, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट अगर सस्टेन्ड रहेगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें रियल एस्टेट पे जरूर दिखाई देगा। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है वो हो रही है सप्लाई करेक्शन की। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट्स में थोड़ी ज्यादा फोकस हो रही थी पिछले 2-3 सालों से, तो अभी उसमें जो स्टैग्नेंसी आ रही है उससे एक डिमांड सप्लाई का करेक्शन होगा, उससे भी रियल एस्टेट मार्केट को काफी फायदा होगा आने वाले समय में। और इंटरेस्ट रेट कम होने से ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट में आने वाले समय में, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में खासकर, हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ઓકે, તો ઘણા પોઝિટિવ ફેક્ટર છે જેની અંદર રેટ કટને કારણે સેન્ટિમેન્ટ સીધા સુધરતા કસ્ટમરના દેખાયા છે, અને ઇકોનોમીને લઈને પણ સારા સેન્ટિમેન્ટ જે બની રહ્યા છે એની પણ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ખાસ કરીને રેસિડેન્શિયલ જે रियल एस्टेट છે એના ઉપર પડતી ચોક્કસપણે દેખાશે। प्रसून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में भाग लिया, आपका धन्यवाद। तो प्रॉपर्टी गुरुना આ એપિસોડમાં આપણે પ્રોપ ઇન્ડેક્સ મેજિક બ્રિક્સના રિપોર્ટની વાત કરી, એના ફાઇન્ડિંગ્સની ચર્ચા કરી, અને આ સાથે આ એપિસોડમાં તો આટલું જ, પણ જતાં જતાં આપને યાદ કરાવી દઈએ કે આપના પ્રોપર્ટીના ખરીદ વેચાણને લગતા કે અન્ય કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય અમને લખી મોકલો। અમારો ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। આપનું બજેટ, લોકેશન વગેરે જણાવવાનું ભૂલશો નહીં। તો સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।